पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स पीडीएफ नोट्स अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगवाने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी। जो टॉपिक आता है उस पर तो पहले फ्रेंड ये जान लेते हैं समाजवाद है क्या। समाजवाद समाज की एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी अनुभूति है जिसके माध्यम से समाजवाद का पक्षधर वर्ग ये चाहता है कि समाज में जो वितरण का मार्ग है, वितरण की जो व्यवस्था है वो कल्याणकारी हो और सबको समान वितरण किया जाए, कोई व्यक्तिगत हित की बात न करे और उत्पादन का साधन जो हो वो सरकार के हाथ में हो। तो ये समाजवाद की कल्पना थी। समाजवाद को मुख्य रूप से फेबियन समाजवाद, समूहवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ जो है सबसे पहले 19वीं शताब्दी में हुआ और वो ब्रिटेन को इस समाजवाद की देन मानी जाती है और ब्रिटेन ने ही समाजवाद का जन्म हुआ। और यहाँ इनकी मान्यता थी कि जो है समाज में विषमता को दूर करने के लिए भूमि, पूंजी, राज्य का सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए और इनके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन और वितरण सामूहिक हित में होना चाहिए। वस्तुओं का उत्पादन और वितरण सामूहिक हित में होना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लैडलर ने फेबियन समाजवाद की विशेषता की और इसने इसके विशेषता में 3 बातें की। पहली बात इन्होंने कहा कि पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर जो संक्रमण एवं क्रमिक क्रिया है, तो जो बीच का पार्ट है, जैसे पूंजीवाद से जब साम्यवाद आएगा तो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले पूंजीवाद से समाजवाद आएगा और समाजवाद से साम्यवाद आए, तो वो जो बीच का क्रम है वो समाजवाद है। ये इसकी पहली विशेषता थी। दूसरी थी उद्योग पर समुदाय का नियंत्रण होगा, राज्य का नियंत्रण भ्रांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए, ऐसा मानना था। दूसरा था कि मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासन का प्रयोग किया जाए। तीसरी जो बात थी, समाजवाद की प्राप्ति समुदाय में समाजवादी आदर्शों के प्रति चेतना जागृत करने को प्राप्त हो सकती है। तो मतलब जो मध्यम वर्ग का जो है उदय और निम्न वर्ग में चेतना का व्याप्त होना, ये एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवाद के मुख्य लक्षण थे। अब फेबियन समाजवादियों मूल्यों ने श्रम सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। जैसा कि श्रम सिद्धांत आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि नॉजिक ने दिया था कि व्यक्ति जिस प्रॉपर्टी में अपना श्रम मिला लेता है वो उसका मालिक हो जाता है। तो ऐसा नहीं, समाजवाद का मानना ऐसा नहीं है। उनका ये मानना है कि व्यक्ति जो है जिस श्रम को अपने में मिलाता है उससे उसकी जो है स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि जो है वो राज्य की देन, राज्य उसका वो होता है, मालिक होता है और राज्य ही सब कुछ करता है, ऐसा उनका मानना है। आगे इस क्रम की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो अमेरिका में एक पार्टी बनी, लेबर पार्टी, जो समाजवाद से प्रभावित रही और इसने जो है समाजवाद की संकल्पना को आगे बढ़ाया। और जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखेंगे भारत में 1947 के बाद का जो इतिहास है, तो हमारे प्रस्तावना में भी जो ढांचा अपनाने की बात कही गई वो कहीं न कहीं समाजवादी ढांचा अपनाने की बात कही गई। तो वो भी समाजवाद का एक दर्शन आपको भारत में भी देखने को मिलता है। अब इस समाजवादी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो संशोधनवादी समाजवादी आते हैं और इस संशोधनवादी समाजवादी की जो मूल मान्यता रही वो बर्नस्टीन और मार्क्स ने दिया और इन्होंने समाजवाद की मान्यताओं में संशोधन किया। करने के बाद बर्नस्टीन के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति शांतिपूर्ण, क्रमिक और संवैधानिक ढंग से हो सकती है, अर्थात क्रांति का विरोध किया। बर्नस्टीन ने क्रांति का विरोध किया। ये भ्रांति नहीं, क्रांति है, शांति है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, समाजवाद की प्राप्ति के लिए वर्ग संघर्ष या क्रांति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बर्नस्टीन मानता है और उसका ये विचार है कि ये क्रमिक रूप से धीरे धीरे समाजवाद की ओर समाज उन्मुख हो जाएगा बिना क्रांति के। इनका एक विरोध ये भी था, पूंजीवाद में अंतर्विरोध का समाधान किया जा सकता है। जैसे क्रांति के अलावा जो पूंजीवाद है जिसको समाजवाद जिसका विरोध करता है और जिसमें मानता है कि पूंजीवाद ने जो है समाज की समाजवादी व्यवस्था को रोका, तो बर्नस्टीन कहता है कि जो विरोध है निम्न वर्ग और पूंजी वर्ग में, उसको शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान किया जाता है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए
और एक बात और कहता है कि ज्यों ही पूंजीवाद प्रभावित होने लगा उसके पश्चात सर्वहारा वर्ग या लेबर वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ है, ऐसा बर्नस्टीन का मानना है। क्योंकि विकास हुआ तो विकास के क्रम में इनमें कहीं न कहीं सुधार हुआ है। तीसरा बात इन्होंने कहा कि जिस देश में पूंजीवाद का सर्वाधिक विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास जिस देश में पूंजीवाद का हुआ है, उस देश में मध्यम वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ है। अर्थात मध्यम वर्ग कहीं न कहीं इंक्रीज किया है, बढ़ा है। तो ये इस बात का द्योतक है कि वहाँ श्रमिक वर्ग की कमी हुई है और ये पूंजीवाद के कारण ही संभव है, क्योंकि पूंजीवाद में तकनीकी का विकास हुआ और तकनीकी के विकास में हमको ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी क्षेत्र के दक्ष लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो कहीं न कहीं मध्यम वर्ग का उदय हुआ और जिससे जो निम्न वर्ग में लोग थे उनकी स्थितियों में सुधार हुआ। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से समाज पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मानना बर्नस्टीन का था। आगे इस क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो एक वर्ड यूज होता है श्रम संघवाद, जबकि आगे हम इसमें गिल्ड समाजवाद, श्रम समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, नव संशोधन समाजवाद या तीसरा मार्ग क्या है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। श्रम संघवाद का जो मुख्य उदय रहा या मुख्य आंदोलन क्षेत्र रहा वो फ्रांस रहा और जो इसके मुख्य नेता रहे वो जॉर्ज सोरेल रहे। श्रम संघवाद श्रमिक आंदोलन का एक भाग था। श्रम शब्द से आप समझ रहे हैं, श्रम अर्थात मेहनत, तो जायज़ सी बात है श्रमिक के अंदर की बात होगी। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। अगर श्रम संघवाद की बात है तो कहीं नहीं श्रमिक संगठन की बात हो रही है। और जो है इसके जो नेता थे मुख्य रूप से वो जॉर्ज सोरेल थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया कि जो मार्क्स का विचार था क्रांति का, उसका जो कार्यक्रम था उसकी आलोचना की और एक अलग तरीके से क्रांतिकारी रणनीति की जो है समर्थन किया। और उस समर्थन में श्रम संघवाद को अराजकता या मार्क्सवाद के बीच की कड़ी मान सकते हैं, या अराजकता व मार्क्सवाद का शिशु कह सकते हैं, बच्चा कह सकते हैं। इनके अनुसार हुआ कि एक समाजवाद में ट्रेड यूनियन प्राप्त नहीं था, समाजवाद में जो व्यावसायिक संगठन है वो पर्याप्त नहीं है। इनको जोड़ने श्रम संघवाद को परिभाषित करते हुए ऐसा सामाजिक सिद्धांत जिसमें नए समाज के निर्माण का आधार ट्रेड यूनियन बनाया। श्रम संघ ने ट्रेड यूनियनों की तर्ज पे जो लेबर यूनियन की बात करता है, या जो ट्रेड यूनियन बीच बीच में छोटे व्यवसायियों के बने, मध्यम वर्ग के बने, बुर्जुआ वर्ग के बने, जो शोषण ये पूंजीपतियों के शोषण के यंत्र रहे, इनके साथ मिलके और इनका विनाश करके और इससे समाजवाद प्राप्ति की बात करता है। अर्थात समाज का मूल आधार जो है वो ट्रेडों के द्वारा संचालित होगा, ट्रेड यूनियनों के द्वारा संचालित होगा, श्रमिक संगठनों के द्वारा संचालित होगा, ऐसा श्रम संघवाद का मानना था। और भविष्य के समाज का मूल आधार ट्रेड यूनियन द्वारा निर्मित बता दिया। जो राज्य, और ये ट्रेड यूनियन करेगा क्या, राज्य के स्थान पे कार्य करेगा, अर्थात राज्य का विलोप हो जाएगा। अच्छा, आगे जो इन्होंने ये कहा, इसके एक विचारक थे हेलोवेल। हेलोवेल के अनुसार एक स्टेटमेंट है, याद रखिए, कि श्रम संघवादी समाजवादी में वर्ग संघर्ष की संकल्पना केंद्रित है। श्रम संघवादी समाजवादी में वर्ग संघर्ष की संकल्पना केंद्रित है, ऐसा इन्होंने हेलोवेल को कहा। लेकिन वो वर्ग संघर्ष है कैसा, बुर्जुआ और पूंजीपति का वर्ग संघर्ष नहीं, छोटे छोटे वर्ग संघर्ष हैं, श्रमिकों के वर्ग संघर्ष हैं। और ये क्या करते हैं कि राजनीतिक दल संसद में पूर्णतः विश्वास रखते हैं और राज्य का ये भी विरोध करते हैं और ट्रेड यूनियनों में संघर्ष करके ट्रेड को वरीयता देते हैं। लेकिन जो इनकी क्रांति का छोटा सा तरीका है वो मार्क्सवादियों से अलग है। मार्क्स संपूर्ण क्रांति की बात करता है, आइए छोटी क्रांति की बात करते हैं। ये छोटी क्रांति तोड़ फोड़, चक्का जाम, छोटे छोटे बवाल में विश्वास रखते हैं, आम हड़ताल द्वारा, जिससे पूंजीपति का कहीं न कहीं विनाश होगा और उसका अंत करके और समाज में श्रेणी का राज्य लाना चाहते हैं। और इसी में जो है अगले क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो गिल्ड समाजवाद आता है। और गिल्ड समाजवाद ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये इंग्लैंड की विचारधारा, जैसे श्रम संघवाद कहाँ की विचारधारा थी, फ्रांसीसी की, और सोरेल इसका संचालक रहा। इसमें हेलोवेल एक वैज्ञानिक आपको मिला। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो गिल्ड समाजवाद आता है, और गिल्ड समाजवाद मुख्य रूप से इंग्लैंड की विचारधारा है और रोक्को इसके प्रबल समर्थक रहे।
रोक्को के अनुसार गिल्ड समाजवाद अंग्रेजी फेबियनवाद व फ्रांसीसी श्रम संघवाद का बौद्धिक शिशु है। बौद्धिक शिशु इसका मतलब बुद्धिमान बेटा, बुद्धिमान बच्चा जो तीव्र हो। ये लगता है कि रोक्को साहब ने आइंस्टीन को पढ़ लिया था और इनका ये मानना है कि जो गिल्ड समाजवाद है वो श्रम संघवाद और फेबियन समाजवाद का बुद्धिमान बेटा है, अर्थात बहुत बुद्धिजीवी है। तो इसकी ये बात करते हैं। ये राज्य की समाप्ति के समर्थक नहीं है, जैसा कि इनका मानना है। ये राज्य को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, जैसे कि श्रम संघवाद मानता है। श्रम संघवाद क्या मानता था कि राज्य नहीं रहेगा और ट्रेड यूनियनों का राज्य होगा और ट्रेड यूनियन संघर्ष करके राज्य को समाप्त करेंगे, जबकि गिल्ड ऐसा नहीं करता। वो राज्य के रहने की बात करता है और राज्य का जो नियंत्रण है वो आर्थिक गतिविधियों से परे रखने की बात करता है। राज्य रहेगा लेकिन राज्य का जो नियंत्रण है वो आर्थिक गतिविधि पे नहीं रहेगा, अर्थात आर्थिक रूप पे कोई लाइन आर्डर राज्य का नहीं होगा, बल्कि जो अर्थव्यवस्था होगी वो गिल्ड समूह का नियंत्रण के अंतर्गत होगी और जो है वह गिल्ड अर्थव्यवस्था पे पूरा अधिकार जमाए रहेगा, उस व्यवस्था की देख रेख करेगा और जो है राज्य सिर्फ लाइन आर्डर मेंटेन करेगा। इनका ऐसा मानना है। इसके मुख्य मान्यताकारों के नाम जान लें तो एजे पेंटी इसके सबसे लोकप्रिय मान्यताकार रहे और इसकी गिल्ड समाजवाद की चर्चा को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में जो है एजे पेंटी का योगदान रहा और जीडीएच भी इसके समर्थक, जीडीएच कोल जो है इसके समर्थक भी रहे। गिल्ड समाजवाद द्वारा कुछ विचार प्रतिपादित किए गए, जो 3-4 विचार हैं मैं वो आपको बताता चलूँ। तो पहला ये है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था की मजदूरी पद्धति व लाभ निर्माण के आलोचक है, अर्थात मजदूरों के श्रम से जो प्राप्त पूंजीवादियों को धन ज़्यादा एकत्रित करने का अवसर मिलता है उसके विरोधी हैं। जैसे अधिक से अधिक जो है हक पूंजीवाद के पक्ष में चाहिए। दूसरा इनका ये मानना है कि राज्य समुदायों का एक समुदाय है, एकमात्र समुदाय नहीं, अर्थात राज्य सर्वोपरि नहीं है। ध्यान रहे फ्रेंड, गिल्ड समुदायवाद में राज्य सर्वोपरि नहीं है। जैसे एक नॉर्मल समुदाय है वैसे राज्य भी एक समुदाय है। अच्छा, उत्पादन पर गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात पहले इन्होंने कहा कि उद्योगों पे, आर्थिक आधारों पे गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए, न कि राज्य का। अच्छा, इनके अनुसार जो चौथा लक्षण है, मजदूरों को मजदूरी नहीं अपितु वेतन प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मजदूरी जो है वो नैतिक मनोवैज्ञानिक रूप से बुरी है। जैसे मजदूर शब्द जो है उससे कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि मजदूर या मजदूरी शब्द जो है वो आर्थिक गुलामी का सूचक है और आदमी की मेंटल एबिलिटी को डाउन करता है कि नहीं, आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, आप श्रम करने योग्य ही हैं। और जब वेतन शब्द आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा और उनको आत्मबल मिलेगा और मानसिक गुलामी से आज़ादी मिलेगी, ऐसा गिल्ड समाजवादी का मानना है। धीरे धीरे इसी क्रम में जब 20वीं शताब्दी आई और आपको देखने को मिलेगा कि सोवियत संघ का विघटन और रूस का छोटे छोटे राज्यों में, 15 राज्यों में बंट जाना कहीं न कहीं साम्यवाद की समाप्ति का संकेत देता है। इस साम्यवाद की समाप्ति के बाद विश्व में एलपीजी का आगमन हुआ और एलपीजी आते आते पूरा विश्व बाजारवादी समाजवाद पे आश्रित हो गया। सब लोग बाजारवादी व्यवस्था में निर्धारित हो गए और उदारवाद के विश्व विजय की घोषणा की जाने लगी कि प्रत्येक राज्य कल्याणकारी राज्य की ओर उन्मुख हो रहा है और राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में थोड़ा कम हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो है उदारवादी व्यवस्था का पदार्पण हुआ। इसी के चलते यूरोपीय राज्यों में साम्यवादी व्यवस्था का जो विघटन मैंने बताया हो गया और साम्यवादी देशों में बाजारवादी व्यवस्था अपना दी जाने लगी। और मैं बात करूं डेंग सियाओपिंग की, जो वर्ष 1978 में बाजारवादी समाजवाद का सबसे पहला नारा देने वाला व्यक्ति था, चाइना का ये आदमी था डेंग सियाओपिंग। नोट कर लीजिएगा, डेंग सियाओपिंग साम्यवाद के विरोध में बाजारवादी समाजवाद का नारा देने वाला वो प्रथम व्यक्ति था जिसने कहा कि बाजारवादी समाजवाद की व्यवस्था लागू होना चाहिए। ये वर्ष था 1978 और अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण पे बल दिया। तब से कहीं न कहीं पूंजीवाद का ह्रास होने लगा और ये 1990 में ग्लोबलाइज रूप से एलपीजी का आगमन इस व्यवस्था को बल दिया और सारा का सारा समाज बाजारवाद व्यवस्था पे निर्धारित हो गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं ये कह लूँ तो अमेरिका का भी था और अमेरिका ने जब ही 1980 में कंप्यूटर क्रांति लाई तो जायज़ सी बात है कंप्यूटर क्रांति में जो है
श्रमिक नहीं, टेक्निकल की ज़रूरत पड़ी, इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ी। तो कहीं न कहीं जो श्रमिक वर्ग था वो अपने को प्रशिक्षित करके मध्य वर्ग की तरफ कन्वर्ट हुआ, और बाजारवाजी व्यवस्था की जो आपूर्ति रही वो तकनीकी क्षेत्र में रही, तो जिससे पूंजीवाद का ह्रास हुआ, लोगों में दक्षता बढ़ी, और बढ़ने के बाद एक नए तीसरे मार्ग का पदार्पण हुआ, और उसी क्रम में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, आर्थिक उदारीकरण की बात कही जाने लगी, और जो तीसरा मार्ग आया उस तीसरे मार्ग को नव संशोधनवाद कहा गया। और ये नव संशोधनवाद 1980 के दशक के बाद समाजवादी दलों ने नया सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया, और उसी दृष्टिकोण में जो है ये नव संशोधनवाद आ गया। इसी क्रम में आया जिस क्रम में मैं बताया हूँ। अच्छा, व्यवहारिक रूप से तीसरे मार्ग का जो प्रयोग हुआ उस सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, नीदरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड और जर्मनी में मुख्य रूप से जो है प्रारंभ हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, और उन्हीं के दौर में जो है ये मार्ग सबसे सशक्त रूप से आया। और फिर समाजवादी, आर्थिक लोकतंत्र, उदारवाद, समुदायवाद या सामाजिक रूढ़वाद का जो प्रभाव रहा वो धीरे धीरे मिला जुला असर रहा, और उस मिली जुली व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए तीसरा मार्ग आया। ये एक कोई व्यवस्थित विचारधारा नहीं थी, लोगों ने अपने अपने आवश्यकता के अनुसार राजनैतिक संबंध होने लगे, सबके अपने दृष्टिकोण होने लगे, नए वैचारिक व्यवस्था नीतियों का आरंभ हुआ, और तीसरे मार्ग को नव उदारवाद या पूंजीवादी परंपरागत समाजवाद के मध्य का मार्ग माना जाने लगा। कहाँ का मार्ग? नव उदारवाद और पूंजीवाद की जो परंपरा थी इनके बीच का मार्ग मानने लगा। और उसी दरमियान 85 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की प्रबल जीत और गतिशील बाजारवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाना और पूरी तरह सामुदायिक भलाई की बात करना, ये इस तरह के तीसरे मार्ग का आवागमन हुआ, और लोक कल्याणकारी राज्य का तेजी से बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र पदार्पण, और विश्व को एक ग्लोबलाइजेशन, एक गांव के रूप में देखा जाने लगा, दूरियां कम हो गई, तकनीकी क्षेत्र का विकास हुआ। तो ये सारा का सारा तीसरा मार्ग के अंतर्गत आता है, और इसी तीसरे मार्ग के अनुसार राज्य के द्वारा सामाजिक निवेश होना चाहिए। यह सामाजिक निवेश प्रारंभ हुआ, अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचनाओं का विकास होने लगा, लोगों के अंदर ज्ञान, कुशलता, वृद्धि, इस तरह के चीज़ों को लेकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई, और राज्य का कार्य अब हो गया लोगों को अभिवृत्त मूल्य व ज्ञान को बढ़ावा देना। बाकी राज्य का कार्य केवल वस्तुएं प्रदान करना नहीं रहा, अर्थात राज्य लोगों को बौद्धिक सहयोग में मदद देने लगा। इस तरह ये समाजवाद का क्रम जो 1890 से प्रारंभ हुआ और आगे और तत्काल व्यवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य में बदला, और विश्व को एक मंच पे ला के खड़ा किया, समाज को भलाई के क्षेत्र में आगे बढ़ा। ये रही समाजवाद की पूरी संकल्पना। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड समाजवाद की आलोचना की। तो चूँकि आलोचक हर सिद्धांत के रहे हैं तो समाजवाद के भी आलोचक रहे, और समाजवाद के आलोचकों का ये मानना रहा कि समाजवाद की जो धारणा है कि सबके कल्याण की बात की जाएगी, ये गलत है, क्योंकि मानव स्वभाव अपने हितों के लिए संचालित होता है, वो अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। इसमें जो व्यक्ति का उद्देश्य है वो समाज के कल्याण और बाजारवादी व्यवस्था की भलाई के लिए, तो ये गलत है, ऐसा आलोचकों का मानना है। अब स्पेंसर के बारे में आप पढ़े हैं, स्पेंसर ने तो पागल और विकलांग लोगों की मृत्यु की बात करी, तो वो ये कहता है कि समाजवाद जो है वो दास्ता का दूसरा नाम है। क्या है? दास्ता। याद रहे, समाजवाद का जो नया नामकरण स्पेंसर ने आलोचना के रूप में दिया वो ये दे दिया कि समाजवाद दास्ता का दूसरा नाम है, तथा समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का दास बन जाता है। स्पेंसर निहायत व्यक्तिवादी रहा, और इसने व्यक्तिवाद और प्रबल उदारवाद के बीच की जो कड़ी अपनाई और जो अपना दर्शन दिया, उस दर्शन में समाजवाद फिट नहीं बैठता, और इसीलिए इसकी प्रबल आलोचना की है। बहुत मजबूत तरीके से इसने आलोचना की और समाजवाद को दास्ता का दूसरा नाम दे डाला। जबकि क्या आगे है इस पर हम कंक्लूजन में बात करेंगे। तीसरी आलोचना ये की गई कि समाजवाद में आर्थिक प्रणाली के नियंत्रण एक केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है, इसलिए व्यक्ति की स्वायत्ता और स्वतंत्रता का दमन हो जाता है। ये गलत है।
इनका मानना था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ पे क्या नियंत्रण है क्या नहीं, ये हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे। तो कुल मिला के अगर फ्रेंड हम बात करें समाजवाद की और आलोचकों की, तो आज के युग में समाजवाद बहुत प्रभावी है। लोग इसकी बात करते हैं। देशों के बीच की आर्थिक दूरियां कम हो रही हैं, सामाजिक दूरियां कम हो रही हैं, आवागमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता को बढ़ते हुए और जो क्रमिक विकास का दौर है वो आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं समाजवाद की प्रासंगिकता लोक कल्याणकारी राज्य के हिसाब से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा ही प्रबल योगदान दे रही है और बड़ी ही प्रासंगिक है। तो हम इसको एक सिरे से कहीं न कभी भी नकार नहीं सकते, इस बात का ध्यान आप रखेंगे और यही सही है। अब थोड़ा सा फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद में अंतर क्या है। वैसे तो ये पीडीएफ फाइल में मैंने दे रखा है, लेकिन एक बार आपको बताते चलते हैं कि विकासवादी समाजवादी, जिसे हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद कहते थे, ये नैतिक समाजवाद की बात करता है, जबकि जो साम्यवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद की बात करता है। इस पर एक सवाल भी बनता है, कृपया इस स्टेटमेंट को, इस अंतर को जरूर ध्यान रखें कि लोकतांत्रिक समाजवाद नैतिक समाजवाद है, जबकि साम्यवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। दूसरा, लोकतांत्रिक समाजवाद संशोधनवादी है, जबकि मार्क्स क्या कहता है, वो रूढ़वादी समाजवाद की बात करता है। क्योंकि जो मार्क्स का विचार है, जो मार्क्स के लोग हैं, जो मार्क्स की साम्यवादी व्यवस्था है, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में सिर्फ उसको दो पैमाने पे तौलता है कि एक आर्थिक वर्ग है और एक जो है बुर्जुआ वर्ग है, और दोनों में क्रांति करके समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना होगी। इसके अलावा मार्क्स का कोई विशेष दर्शन इस क्षेत्र में नहीं रहा। उसका दर्शन समाज के क्रमिक परिवर्तन के साथ कभी बदला नहीं। प्रत्येक टाइम वो बुर्जुआ और पूंजीपति के विवाद पे ही दर्शन दिया, चाहे वह न्याय की संकल्पना दिया हो, चाहे राज्य की संकल्पना दिया हो या समाज की संकल्पना दिया हो, दो वर्गों के विरोध को लेके ही रहा। जबकि मैं बात करूं लोकतांत्रिक समाजवाद, तो ये समय से हिसाब से बदलता रहा और इसीलिए आज इसकी प्रासंगिकता है। और 90 के दशक में देखेंगे तो साम्यवाद पतन की तरफ है। आगे हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास क्रमिक सुधार के रूप में हुआ, एकदम निश्चित रूप से सत्य है। और लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद की मानवीकरण के समर्थक हैं, जबकि मार्क्सवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की बात करें। ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को, मानवीकरण इन द सेंस परिवर्तन के समझौते के समर्थक हैं कि पूंजीवाद धीरे धीरे परिवर्तित करेगा, जिससे सर्वहारा वर्ग की स्थिति में सुधार आएगा, मध्यम वर्ग का उदय होगा, श्रमिकों की संख्या में घटोत्तरी होगी, तकनीकी विकास होगा। ऐसा समाजवाद का मानना है, या फेबियन समाजवाद का मानना है, या लोकतांत्रिक समाजवाद का मानना है। जबकि मार्क्स क्या कहता है, पूंजीवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो इस दोनों में ये अंतर स्पष्ट है। अब आगे आते हैं अंतर में कि समान का जो वितरण है वो समाज का, वो विकासवादी समाजवाद समान वितरण का समर्थक है, जबकि साम्यवादी क्या कहता है कि उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व में विश्वास रखता है, वितरण की बात नहीं करता, वो जो ट्रस्टीशिप की बात नहीं करता है, वो सीधे अपने लाइन ऑर्डर में लेना चाहता, अपने कैप्चर करना चाहता पूंजीवादी व्यवस्था को। और सामाजिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कैप्चर करके और संचालित करना बड़ा कठिन कार्य है, वो थोड़ा सा अप्रासंगिक लगता है। आगे हम बात करें विकासवादी समाजवादी समाज में वर्ग संघर्ष का समापन चाहते हैं, अर्थात कोई भी काम जो है बड़े प्रेम से करना चाहते हैं, क्रमिक विकास के तौर पे करना चाहते हैं, संघर्ष के तौर पे नहीं। जबकि साम्यवादी वर्ग संघर्ष करके और वर्ग को समाप्त करता है, क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है और वो संघर्ष के थ्रू जाता है। तो वो साम्यवाद और समाजवाद में एक अंतर रहा। विकासवादी समाजवादी सापेक्ष समानता को स्वीकार करते हैं, जबकि साम्यवादी निरपेक्ष अर्थात क्रमिक सहयोग के साथ सापेक्षता होनी चाहिए। जबकि साम्यवाद का ऐसा कोई दर्शन नहीं, वे एक लकीर के फ़कीर की बात करता है कि नहीं, जो बदलना है उसको बदलना है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं, जहाँ पूंजीवाद, श्रमिक वर्ग, संगठन वर्ग सारे लोग रहेंगे, जबकि साम्यवादी केंद्रिक नियोजन को महत्व देते हैं कि सेंट्रल क्या होगा, पूंजीवाद का समाप्त और सर्वहारा वर्ग की जो है स्वामित्व। विकासवादी समाजवादी लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं, जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग और अधिनायक तत्व को महत्व देते हैं। तो ये भी दोनों में एक मोटा अंतर है। सामाजिक लोकतांत्रिक राजनैतिक बहुलता को मानते हैं,
कि राजनीति में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के संगठन, और सबका एक मानक है, सबका एक मान मर्यादा है, सबका एक स्थान है, जबकि साम्यवादी सर्वहारा वर्ग और अधिनायकत्व को करके एक तंत्री शासन की बात करता है। से आप समझ रहे हैं, वो देश की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की बात करेगा कि जो भी संस्कृति है सबका समाज में समान अधिकार है, और उस संस्कृति की तो विविधता है, उस विविधता की सुविधा को बनाए रखने के लिए, उस विविधता को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को संरक्षण मिलना चाहिए और उसकी संस्कृति जो है सुरक्षित रहे। ऐसा ही आपको भारतीय संविधान में देखने को मिल जाएगा। और आर्टिकल 371 में, अगर मैं आर्टिकल 371 की बात करूं, तो भाषाई और संस्कृति आधार पे आप अपनी सुरक्षा की बात की जाती है। कुछ लोगों को वहाँ जाने आने का, संस्कृति क्षेत्रों में, जैसे शेड्यूल ट्राइब कास्ट एरिया में अगर आप जाना चाहें तो उसकी संस्कृति के अधिकार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वहाँ जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, और हमारा देश वैसे भी बहुसंस्कृति में एकता में एकता लिए हुए, तो इस संस्कृति को सुरक्षित करने की जो वकालत करता है वही जो है बहुसंस्कृतिवाद है। और 1971 में इसी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए एक दो बड़े फैसले हुए, जो मैं आपको बताता चलूँ कि कनाडा के प्रधानमंत्री थे उस समय पियरे त्रिदेव, और इन्होंने ही सबसे पहले बहुसंस्कृति का प्रयोग किया, जबकि ये धारणा भारत में संविधान सभा में पहले से ही थी और संविधानविदों ने इसको पहले से ही भारत में लागू मान लिया, लेकिन उसको बहुसंस्कृति शब्द न कहा, इसलिए ये श्रेय पियरे को चला जाता है कि 1971 में पियरे ने इस संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए कनाडा में विभिन्न धर्मों के लोगों को और एक साथ किया और डिस्कस किया कि आप अपनी संस्कृति को पुरजोर तरीके से फैलाइए और राज्य आपका सहयोग करेगा। तो ये इनके सुधरने का एक क्रम था। इसी बहुसंस्कृति का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जो भेदभाव है उसको कम करना, आपसी सामंजस्य को बनाए रखना और भेदभाव के स्रोतों को पहचानना तथा उनके निराकरण के रास्ते को लोकतांत्रिक तरीके से ढूंढ के और दूर करना, व्यक्ति को धर्म, जात, लिंग, रंग भेद आदि के आधार पे कोई विभेदता न करते हुए उनकी संस्कृतियों का सम्मान करना, ये रहा बहुसंस्कृतिवाद। इसमें अल्पसंख्यक या विभिन्न संस्कृति या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग जिनकी संस्कृतियों का बहुत विकास नहीं है, उसमें युक्त योगदान देने की भी बात कही गई है कि उसको राज्य जो है युक्त योगदान उनकी संस्कृति की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए देगा। अच्छा, विभेदीकरण नागरिकता का सिद्धांत, इसमें एक टर्म आता है वो मैं आपको बता दूं कि बहुसंस्कृति की जो ये दलील है, सभी के लिए समान अधिकार संस्कृति और आधारित मतभेद को न्यूनतम करने के लिए अपर्याप्त है। जो विभेदीकरण माना गया है एक तरह से ये आलोचना है और संकल्पना कह सकते हैं। आलोचना तो सिर्फ एक पक्षी होती है, दोनों पक्षी बात करता है। आवश्यकता पहचानने की है कि अल्पसंख्यकों का जो विशेषाधिकार है वो पहचाना जाए, और इसी विशेषाधिकार को पहचानते हुए पियरे त्रिदेव ने एक दो और फैसले किए जो राजनीतिक स्तर पे बड़े चर्चित रहे, और वो ये रहे कि जो है कनाडा में सिख जो हैं उनको मोटरसाइकिल चलाने से हेलमेट लगाने की छूट दे दी गई, और संस्कृतियों का अंग भारतीयों का जो मनोनयन होता है, एक विशेष संस्कृति का प्रतिनिधित्व अगर कहीं नहीं है तो उसके प्रतिनिधित्व के लिए कार्य किया गया, या कुछ नए तरीके से प्राधिकार को प्राप्त करने के लिए एजेंडे तय किए गए कि हर संस्कृति का प्राधिकार सुरक्षित रहे, उनकी तरफ से नेतृत्व राज्य क्षेत्रों में बना रहे। तो इसी के लिए जो प्रयास किया गया और इस संस्कृति को जो सुरक्षित करने के लिए जो कदम उठाए गए वही बहुसंस्कृतिवाद है। तो बाकी बहुसंस्कृतिवाद में आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ यही है। और इसमें पियरे त्रिदेव का जो एक प्रयास है उस प्रयास को जो है काफ़ी सराहना मिली विश्व स्तर पे, जो 1971 में लगाया गया था। इसको आप याद रखें फ्रेंड, यही एक परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। और इसका जो मोटा मोटा दर्शन है वो ये है कि हर व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख के और राज्य कार्यों में भाग लेके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमसे संस्कृति की ख्याति को बनाए रखने के लिए कार्य करना है। इसी के साथ हमारा ये बहुसंस्कृतिवाद और